अगर तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहां बुलाता ही क्यों। मैंने तुम्हें खास मकसद से यहां रोका है। मकसद? कैसा मकसद रावला भाई? मात्रे, प्रमोद कश्यप मर्डर केस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन फाइल तुम्हें कोर्ट में दाखिल करनी है। अरे रावला भाई, उस रिपोर्ट के बारे में पूछने की क्या जरूरत है? जाहिर है जैसा आप चाहेंगे वैसी ही रिपोर्ट दाखिल होगी। अरे आओ विजय, अंदर आओ। बाहर खड़े क्यों हो? आओ आओ। ये मात्रे अपना ही आदमी है। देखो विजय, तुमने मेरा काम किया इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा काम करना। ब्रिज बिहारी के बारे में मात्रे की रिपोर्ट वही कहेगी जो मैं चाहूंगा। क्यों मात्रे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रावला भाई। और उस रिपोर्ट के दाखिल होते ही शकील खान खुद ब खुद बाइज्जत बरी हो जाए। मैंने वैसे भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर ली है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। इतनी जल्दी नहीं मात्रे, मैं तुम्हें खुद इत्तला कर दूंगा। ठीक है, बेहतर है। मैं फिर इजाजत चाहूंगा। जय भैरव। बाय बाय। रावला भाई, अगर आप मात्रे साहब को रिपोर्ट दाखिल करने को बोल देते तो शकील भाई 1-2 दिन में छूट जाते। नहीं विजय, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगले हफ्ते मेरा माल हांगकांग पहुंच जाएगा और उसके 1-2 दिन बाद उसकी पेमेंट मेरे पास आएगी। जब वो पेमेंट मेरे हाथ में होगी तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जबरदस्ती मुझसे? जबरदस्ती नहीं विजय चौधरी, जबरदस्ती नहीं। ये मेरे बिजनेस का असूल है, बिजनेस पॉलिसी है मेरी। जब तक काम नक्की नहीं होता तब तक। भैरव, समझ गए ना मैं क्या कहना? क्या ना विजय चौधरी की पिछली डील में उस प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब तक इस डील का प्रॉफिट मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं हमारा काम नहीं करूंगा। मतलब नहीं विजय, मतलब नहीं। बस तुम भैरव से प्रार्थना करो कि मैं कामयाब हो जाऊं। मेरी कामयाबी ही तुम्हारा काम करेगी। जय भैरव। अजय, मैं नेहा से मिलना चाहती हूँ। नेहा तो स्कूल चली गई और तुम्हें तो पता होगा नेहा के स्कूल जाने का टाइम, आने का टाइम है ना। उसे आने में अभी 3 घंटे बाकी है, तब आना। अभी जाओ यहां से। अजय, तुम्हें अगर मुझसे इतनी परेशानी है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? मेरा बस चलता तो मैं यही करता। शादी के 2 दिनों बाद ही मैं तुम्हें तलाक देता। तुमसे तो मैं यही सुनना चाहती थी, क्योंकि तुम इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि अजय चौधरी पर खुद अजय चौधरी का नहीं, उसकी मां कल्याणी चौधरी का वश है। कल्पना, चिल्लाओ, हाँ चिल्लाओ। अजय, अजय, जब तुम चिल्लाते हो ना तो मुझे खुशी महसूस होती है। तुम जब परेशान होते हो
तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। और जब तुम्हारे आंखों से आंसू आते हैं ना, तो मुझे मजा आता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस तकलीफ में, उस परेशानी में, उन आंसुओं में मुझे तुम्हारी माँ दिखाई देती है, उसका दुख दिखाई देता है, वो औरत दिखाई देती है जिसके वजह से हम दोनों दूर हुए हैं। जरा अपने आसपास देखना, कोई नहीं है। नेहा भी तुमसे दूर चली गई है कल्पना। ऐसा तुम्हें लगता है अजय? नेहा मुझसे इसलिए दूर है क्योंकि मैं नहीं चाहती इस वक्त वो मेरे साथ रहे। लेकिन अजय, जिस दिन मैं ठान लूंगी ना, उस दिन नेहा यहां नहीं, वहां मेरे साथ होगी। चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं। अजय, कल्पना एक बात जिसे चाहती है ना, उसे पाक कर रहती है। अब देखो ना, मैंने तुम्हें चाहा और तुम्हें पाया। तो मैं आज भी भुगत रहा हूं। भुगतो। इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो अजय? तुम और तुम्हारे खानदान के झूठे आदर्श शहर में तो बदनाम हो चुके हैं। पहले कल्याणी सदन, फिर तुम्हारी माँ, और अब संजय और ममता का टूटा हुआ रिश्ता। कल्पना, चली जाओ यहां से, चली जाओ। ओके, मैं जाऊंगी तो जरूर अजय, लेकिन अकेली नहीं, नेहा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नेहा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से उसे तुम्हारी आदतें लग जाए। तुम्हारे साथ रहकर यहाँ कौन सी वो आबाद है? और वैसे भी अजय, तुम उसे दे भी कह सकते। इज्जत की जिंदगी और सच्चाई की सीख। अजय, तुम इज्जत की बात कर रहे हो, और तुम्हारे खानदान की सच्चाई तो। अजय, अब की बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इज्जत का सही मतलब समझाऊंगी। गेट लॉस्ट। ओके, जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अब ज्यादा वक्त नेहा तुम्हारे साथ यहां नहीं रहेगी। अरे हाँ, और एक बात, तुम मेरे प्यारे देवर संजय से जब मिलोगे ना, तो उसे मेरी तरफ से रिश्ता टूटने पर बधाई जरूर देना। बाय। पंडित जी, बात क्या है? खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की। इतने साल हो गए मुझे, कितने लड़के लड़कियों की कुंडली मिलवा कर ब्याह करवा दिया, पर ऐसी कुंडली नहीं मिलाई मैंने। सारे के सारे गुण मिलते हैं। जी माफ कीजिएगा, आपको जितनी दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूं। एक बार फिर से कुंडली देख लीजिए। हाँ पंडित जी, एक बहुत ही नामी ग्रामी शास्त्री जी ने इन दोनों कुंडलियों को देख के कहा था कि अगर ये शादी हुई तो 1 वर्ष के भीतर लड़की विधवा हो जाएगी। झूठ बोलता है वो शास्त्री, मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। जरा उस शास्त्री का नाम तो बताओ। पंडित गोपीनाथ शास्त्री।
तुमने किसका नाम ले लिया? तो रईसों को फंसाकर वो देखी बात करने वाला शास्त्री है। वो झूठा और मक्कार है। मेरी गणित आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। इस शादी के बाद ये लड़की अखंड सौभाग्यवती रहेगी, इस बात को मैं डंकी के चोट पर कह सकता हूँ। पंडित जी, आपकी दक्षिणा? नहीं नहीं, अभी मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। पहले आप पंडित गोपीनाथ शास्त्री के पास जाकर जन्मपत्री मिलवा कर आओ। कहो तो मैं भी चलूं। उसकी बोलती ना बंद कर दी तो मेरा नाम ओमकार प्रसाद नहीं। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने झूठ बोला है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। संजय, ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन बात कैसे? आपको अभी पता लग जाएगा। श्वेता, कुंडलियां निकालो। जरा इन दोनों कुंडलियों को मिलाओ पंडित गोपीनाथ। लो, मिलाओ इन्हें। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस दिन मैंने जानबूझकर झूठ बोल दिया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये झूठ तुमने खुद जानबूझकर नहीं बोला है। तुमसे किसी ने बुलवाया है। उसका नाम मुझे बताओ। अब इन सब बातों का क्या फायदा? मैं कहता हूं ना, ये कुंडली एकदम सही है। सारे के सारे गुण मिल रहे हैं। पंडित गोपीनाथ, तुम एक इज्जतदार आदमी हो। अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। बहन जी, मुझे बचा लीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। धर्म कर्म करने वाले पंडित होकर आप छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं आप। राम जी की कसम, अब कभी झूठ बेकार की बातें मत करो। मैं तुमसे आखिरी बात पूछ रहा हूं, उसका नाम बता दो, वरना जाने दो संजय भैया, अब बात बढ़ाकर क्या फायदा? श्वेता, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं जिसके कहने पर इसने झूठ बोला है वो इसे बचाने आता है या नहीं। देखो साहब, मैं मानता हूं ना, मैंने झूठ बोला। किसके कहने पर झूठ बोला तुमने? किसके कहने पर झूठ बोला तुमने? देखो भाई, मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा। देखो, उस दिन जब पैसे की लालच में राकेश नाथ इनामदार की लड़की कल्पना के कहने पर बस ना, मैं पहले से ही जानता था, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। पंडित, ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारी। इसके बाद तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। जाओ यहां से, जाओ यहां से। मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती बेटा, कि कल्पना ने ऐसा किया क्यों? मैं बताती हूँ आंटी। भाभी को अपने पापा के पैसों पर बहुत घमंड है। उनका बस चले तो ये रिश्ता कभी नहीं होने दे। क्यों बेटे? छोड़िए ना आंटी, ये सब बात सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का शुक्र है कि समय रहते सच्चाई हम सबके सामने आ गई। अच्छा आंटी, अब हमें इजाजत दीजिए। जी, इस सब के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। माफी? किस बात के लिए? जी, जैसे ही हमें पता लगा कल्पना भाभी यहाँ आई थी तो हमें शक हो गया था, लेकिन अपने शक को सही करने के लिए हमें ममता की कुंडली की जरूरत थी। और उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तो आपको बिना बताए पूजा घर से कुंडली उठाकर ले गई थी। फिर हमने दोनों कुंडलियों को पंडित ओमकार प्रसाद से मिलवाया। जब हमें पता चला कि कुंडलियों के सारे गुण मिलते हैं, तब हमें पंडित गोपीनाथ के झूठ पर विश्वास हो गया। उससे आगे की बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये श्वेता ममता की कुंडली आपसे बिना पूछे यहाँ से ले गई। देखो बेटा, ममता का जितना अधिकार इस घर पर है उतना ही श्वेता का भी है। और आप दोनों ने जो कुछ भी किया
वो सच्चाई को सामने लाने के लिए ही किया ना। आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं बेटे। और जब किसी से कोई गलती नहीं हुई तो माफी मांगने की बात कहां से आती है? लेकिन तुमने ये बात बलराज जी को बताई? नहीं अंकल, पापा मीटिंग में थे, माँ से बात हो गई है। अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं, माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। बेटा एक कप चाय तो पी के जाओ। जी आज नहीं, किसी और दिन, मुझे ड्यूटी पर वापस जाना है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। जी नमस्ते। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि बहू इस हद तक नीचे गिर सकती। आप भले ही न सोच सकते, मगर मैं कल्पना को इस हद से भी नीचे गिरा हुआ देखता हूं। मां, अगर आपने मुझे उस वक्त नहीं रोका होता तो मैं अब तक कल्पना को डिवोर्स दे चुका होता। तुम ये क्या कह रहे हो बेटे? किसी को सुधारने के लिए अपने से जुदा नहीं किया जाता? पापा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि कल्पना कभी नहीं सुधर सकती। बेटे, अगर शरीर का कोई हिस्सा खराब हो गया हो तो उसे काट के फेंका नहीं जाता, बल्कि उसका इलाज किया जाता है। इलाज? कल्पना का इलाज हो सकता है, वो सुधर सकती है। उसका बाप कभी सुधरने नहीं देगा उसे। वो तुमसे बड़े हैं अजय? उम्र से बड़े हैं सिर्फ, दिमाग से इतने छोटे और घटिया है वो। ये क्या कह रहे हो? बड़े नहीं बदलते, बदलना छोटों को पड़ता है। माँ, बार बार आप मेरा मुंह बंद करवा देती है। लेकिन अब इस रोज के नाटक का पर्दा मुझे हमेशा के लिए गिराना है, बस। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। हम लोग भाभी के घर चलते हैं और राकेश नाथ को अच्छा सबक सिखा के आते हैं। आज वहां जाकर सारा हिसाब किताब बराबर करके आते हैं। चलो संजय। नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। कि माँ, ये सब कब तक चलता रहेगा? धीरज रखो, समय के साथ सब ठीक होगा। क्या ठीक होगा माँ? ये कल्पना की वजह से नेहा का फ्यूचर। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, नेहा पर इन बातों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। उसे ये कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है। माँ, मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोलो। माँ, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम दबते जा रहे हैं और वो हमें दबाते जा रहे हैं। देखो, इंसान को एक हद तक दबाया जा सकता है, उसके बाद तो विस्फोट होता है। मैं उसी विस्फोट की बात कर रहा हूं माँ। और उसके लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं। अभी संजय की शादी सबसे बड़ा काम है। आप मुझे क्यों रोक रही है बार बार? उस राकेश नाथ को तो मैं ऐसे। अजय, उबलने से कुछ नहीं होगा। हमें राकेश नाथ को उनकी ही लैंग्वेज में जवाब देना होगा। मतलब ये कि संजय और ममता की शादी निश्चित तारीख पर ही होगी और यही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा।